Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लैन वांगजी से। लैन वांगजी क्लाउड रेसेस हॉस्पिटल का ऑनर और लैन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का सीईओ है। वांगजी अपनी कंपनी में बैठा हुआ था जहाँ उसके फ़ोन पे कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही दूसरे साइड से उसकी बेस्ट फ्रेंड वेंचिंग बोलती है, वांगजी, मेरे हॉस्पिटल में 2 दिन का डॉक्टर्स का समारोह है, तो क्या तुम इस पर आ रहे हो? इस पर वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स वेंकिंग, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। वैसे भी तुमसे मिले काफ़ी टाइम हो गया है, इसी बहाने हम थोड़े बातें भी कर लेंगे। तभी वेंकिंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करूँगी। यह कहकर वो फ़ोन रख देती है। वांगजी अपने सेक्रेटरी को कहकर ये लिंक जाने कि सारी अरेंजमेंट करो, अपने काम में वापस बिजी हो जाता है। वेनकिंग यीलिंग में खुद का एक मेंटल असाइलम चलाती है। उसने और वांगजी ने डॉक्टरी की पढ़ाई साथ में ही की थी और तभी से वो एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वेनकिंग एक बहुत ही अच्छी साइकेट्रिस्ट है और उसका हॉस्पिटल भी काफ़ी फेमस है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां वांगजी यीलिंग एयरपोर्ट पर आ चुका था, जहां वेनकिंग उसे रिसीव करने जाती है और वो दोनों साथ में ही वेनकिंग के हॉस्पिटल में आते हैं। वेनकिंग का हॉस्पिटल और उसका एक फ्लैट दोनों एक ही कैंपस में थे, जहां वांगजी को वेनकिंग अपने ही हॉस्पिटल के कैंपस के अपार्टमेंट का एक फ्लैट देती है रुकने के लिए। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर सब अपने अपने कमरे में रात का डिनर करके सोने चले जाते हैं। आधी रात को वांगजी की अचानक से नींद खुल जाती है। उसे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। तभी वो अपने कमरे से निकल के बालकनी में खड़ा होके चांद को देखने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र सामने मेंटल असाइलम के आंगन में बैठे एक लड़के पे जाती है। वो लड़का दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वो काफ़ी खामोशी से बैठकर बस चांद को देखे जा रहा था। वो लड़का पूरा एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ घंटों बैठ के बस चांद को देखता रहता है। वांगजी को ये काफ़ी अजीब लगता है कि एक मेंटल पेशेंट रात के इस समय बाहर आकर और इतनी शांति से बैठ के चांद को देख रहा है। वांगजी भी अपनी बालकनी से घंटों विंग को देखते रहता है। हाँ, अब वो जो लड़का बैठा हुआ है उसका नाम विंग है और वो एक ओमेगा है। अब हमारा विंग यहाँ मेंटल असाइलम में क्या कर रहा है ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता चलेगी। वांगजी देखता है कि वो लड़का कुछ देर तक वहाँ चांद को देखता है और फिर चुपचाप उठकर वापस अपने कमरे में चला जाता है। वांगजी को इस बात पे शक होता है कि क्या वो लड़का सच में मेंटल भी है। खैर, वांगजी भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह वांगजी वेनकिन के साथ उसकी हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स को साथ में ही चेक कर रहा था। हालांकि वांगजी ने साइकेट्रिस्ट की पढ़ाई थोड़ी बहुत साइड से की थी। वो मेनली एक बहुत ही फेमस सर्जन और फिजिशियन है और वो यहाँ वेनकिन के हॉस्पिटल के पेशेंट्स की फिजिकल हेल्थ चेक करने के लिए आया था। वांगजी सभी पेशेंट्स को देख रहा था। तभी उसकी नज़र उसी पेशेंट पे पड़ती है जिसे उसने कल रात देखा था। उसे देखने के बाद वांगजी वेनकिंग से उसके बारे में पूछता है।
जिससे देखकर वेनकिंग कहती है, ये पेशेंट, इसका नाम विबुशियान है। ये इस हॉस्पिटल में 1 साल पहले आया था और ये एक मेंटल पेशेंट है। इसकी हरकतें सभी पागलों जैसी हैं। ये यहाँ पिछले 1 साल से है, लेकिन इसकी हेल्थ में अभी तक कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। तभी वांगजी पूछता है, तो इसके फैमिली में से क्या कोई इससे मिलने आता है? आखिर ये इस हालत तक कैसे पहुंचा? इस पे वेनकिंग कहती है, नहीं, ये यहाँ पिछले 1 साल से है, पर अभी तक इसके फैमिली से कोई भी इससे मिलने नहीं आया। इसे कुछ लोगों ने आकर बस यहाँ भर्ती करा दिया और अब तब से ये यहीं पे है। वांगजी कुछ देर तक उस लड़के को बहुत ही गौर से देखता है। वो कुछ अपने मन में सोचता है, पर फिर अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही रात बीत जाती है। वांगजी आज रात भी फिर से बालकनी में आता है और देखता है कि वो लड़का फिर से बैठ के चुपचाप उस चांद को देखे जा रहा है। वो लड़का ऐसे ही कुछ घंटे बैठकर चांद को देखता है और फिर चुपचाप उठ के अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगली सुबह से वांगजी उस लड़के को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व करता है। वो उस लड़के को बिना भनक लगे चुपचाप उसकी सभी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लगभग 1 वीक तक वांगजी उस हॉस्पिटल में रहता है और वो हर रोज वीन को बहुत ही गौर से देखते रहता है। कल फाइनली वांगजी यहाँ से जाने वाला था, सो आज रात वो वेनकिंग के पास जाता है। वो लोग बैठकर ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, वेनकिंग, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस पे वेनकिंग कहती है, हाँ वांगजी, कहो। तभी वांगजी कहता है, वेनकिंग, वो जो तुम्हारा पेशेंट है विवुशियान, मैंने उसे काफ़ी दिन से ऑब्जर्व किया है और जितना मैंने उसे देखा है और नोटिस किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो लड़का मेंटल पेशेंट नहीं है। ये बात सुन के वेनकिंग शॉक हो जाती है। वो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लड़का यहाँ पिछले 1 साल से एडमिट है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझे अब तक पता चल चुका होता। क्या तुम उसकी हरकतें नहीं देखते हो? उसकी हरकतें बिल्कुल पागलों वाली हैं। मैंने अभी तक उस पर कितने सारे मेडिसिन्स ट्राई किए हैं, बट उसकी हेल्थ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तभी वांगजी कहता है, वेनकिंग, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कहता हूँ। मेरा यकीन करो, वो लड़का पागल नहीं है। मुझे लगता है ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ होगा, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में है। कुछ तो ऐसी बात है जिस वजह से वो खुद को ऐसा प्रिटेंड करता है। वेनकिन, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं उस पेशेंट को अपने साथ ले जा सकता हूँ? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं उससे पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या बात है कि वो इस तरह सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है। मैं जानता हूँ ऐसे पेशेंट्स से कैसे डील करते हैं। अगर हम डायरेक्टली उससे यहाँ कुछ पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा। वो बहुत अच्छे से प्रिटेंड करना जानता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इस पर वेनकिंग कहती है, वांगजी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारी काबिलियत पे शक नहीं कर रही, पर वीन एक ओमेगा है और तुम एक अल्फा। एक हॉस्पिटल की ऑनर होने के नाते और एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते मैं कैसे तुम्हें उसके साथ
अकेला छोड़ सकती हूँ। आई मीन वांगजी, तुम समझो ना, वो मेरा पेशेंट है, उसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। तभी वांगजी वैनकिंग को अश्योर करता है कि वो विबुशियान का पूरा ख्याल रखेगा और उसे प्रोटेक्ट भी करेगा। तुम मुझ पे भरोसा करो। इस पर वैनकिंग वांगजी पे भरोसा करके ओके कर देती है। अगली सुबह जब वांगजी अपने जाने के लिए अपना सारा लगेज कार में रख रहा होता है, तभी वैनकिंग विबुशियान को समझाती है कि उसका ट्रीटमेंट अब से वो नहीं करेगी, बल्कि ये न्यू डॉक्टर लैन वांगजी करेंगे और उसे उसके साथ यहाँ से जाना होगा। वीन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है ये सुनते ही। वो अपनी पागलों वाली हरकतें फिर से शुरू कर देता है और वो नहीं जाना चाहता था। वो पूरी कोशिश करता है, वो खुद को पूरी तरह से पागल दिखाने की कोशिश करता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटेंड करता है कि वैनकिंग उसे ना भेजे वांगजी के साथ, बट वैनकिंग वीन को समझा बुझाकर वांगजी के साथ भेज देती है। रास्ते में कार में वीन वांगजी को पूरी तरह से परेशान करने की कोशिश करता है कि किसी बहाने वांगजी उसे यहीं उतार दे और वापस उस हॉस्पिटल में भेज दे। बट वांगजी वीन की ट्रिक से बहुत ही अच्छे से अवेयर था, इसलिए वो जैसे तैसे करके वीन को एयरपोर्ट पे लाता है और वहाँ से उसे गुसू सिटी में लेके आता है। वांगजी वीन को अपनी अपार्टमेंट में लेके आता है। वीन वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। वो बहुत ही डरा हुआ था। वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। तभी वांगजी अपार्टमेंट को लॉक करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम पागल नहीं हो और तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो पागल होने का। तुम मेरे सामने खुल के बात कर सकते हो। तुम्हें अब पागलपन की एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीन इस बात को सुनता है और कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हैं, पर वो फिर से अपनी वही पागलों वाली हरकतें करने लगता है। वांगजी उससे बहुत बार कहने की कोशिश करता है कि वीन को जो भी प्रॉब्लम है वो उसे बता सकता है, पर वीन उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देता। वांगजी किचन में जाता है और उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अब वो दोनों नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए थे, जहाँ वीन जानबूझकर नाश्ते की टेबल पे सारे नाश्ते को इधर उधर गिराता हुआ खा रहा था। वांगजी चुपचाप वीन की सारी हरकतों को देख रहा था। फाइनली ब्रेकफास्ट होने के बाद वांगजी वीन के पास जाता है और फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वीन उसकी बात को एकदम नज़रअंदाज कर देता है। ये सुनने के बाद वांगजी फाइनली एक स्मित करता है और धीरे धीरे वीन के पास जाने लगता है। वो धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और वो धीरे धीरे वीन के पास बढ़ने लगता है। ये देखते ही वीन पहले तो नॉर्मल रहने की एक्टिंग करता है, जैसे कि वो एक मेंटल पेशेंट है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर जैसे जैसे वांगजी वीन के क्लोज आने की कोशिश करता है, वीन डरने लगता है, क्योंकि आखिरकार वीन है तो एक ओमेगा ही। वीन को अंदर से बहुत ही डर लग रहा था, पर वांगजी भी बिल्कुल नहीं रुकता। वो धीरे धीरे करके उसके और करीब जाता है। वीन बेड पे गिर चुका था और वांगजी धीरे धीरे करके उसके ऊपर आ जाता है। अब वीन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो वांगजी को दूर धकेलने की कोशिश करता है, बट वांगजी स्मिक करते हुए अपने फेस को वीन के और भी क्लोज लाने लगता है और धीरे से वीन के कान में कहता है,
क्या तुम अभी नहीं बोलोगे? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ समझ आता है, और अगर तुम सच में पागल हो तब तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा उस बारे में तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे। ये कह के वांगजी धीरे धीरे अपने हैंड को विंग की बॉडी पे मूव करने लगता है। विंग अब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वांगजी जैसे ही विंग के और क्लोज आता है और उसके लिप्स के पास जाता है, तभी विंग जोर से वांगजी को धक्का देते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वांगजी ये सुनते ही एक स्मिट करके विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, मुझसे दूर रहो। क्या सुनना चाहते हो तुम? हाँ, मैं नहीं हूँ पागल। सुन लिया? और कुछ सुनना है? तभी वांगजी कहता है, मुझे पता था कि तुम पागल नहीं हो। मैंने तुमसे ये सच निकलवाने के लिए बस ऐसा किया। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना। पर प्लीज क्या तुम बताओगी कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी क्या मजबूरी है? इस पर वीन गुस्से में कहता है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और ना ही तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए। तुम प्लीज मुझे वापस उसी असाइलम में छोड़ आओ। इस पर वांगजी कहता है, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वहां तो वापस नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर विंग कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। इसके बाद विंग वहां से चला जाता है। अब अगले दिन विंग और वांगजी दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। तभी वांगजी कहता है, विंग, चलो तुम रेडी हो जाओ, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। इस पर विंग कहता है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। तभी वांगजी कहता है, अरे तुम चलो तो, तुम चलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी विंग गुस्से में कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? तभी वांगजी कहता है, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ आज बाहर जाना चाहता हूँ। चलो हम दोनों मिलके आज थोड़ा घूमते हैं। इस पर विंग कहता है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ द डे तुम हार जाओगे और मुझे वापस वहीं छोड़ के आओगे। तभी वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, तब की तब देखेंगे, अभी चलो रेडी हो जाओ, हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। वांगजी जैसे तैसे करके विंग को लेकर एक मॉल में आता है और विंग के लिए काफ़ी सारे ड्रेसेस बाई करता है और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदता है। वो हर चीज़ में पूछता है कि विंग को क्या पसंद है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोलता। वो बस अपना कोल्ड फेस लिए हुए पूरे मॉल में घूमता है और वांगजी अपने हिसाब से उसके लिए चीज़ें पसंद करते रहता है। शॉपिंग हो जाने के बाद वांगजी विंग को लेकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ वो विंग के लिए और अपने लिए फूड ऑर्डर करता है। तभी विंग शांति से बैठ के फूड खाने लगता है। तभी वांगजी एक चीज़ नोटिस करता है कि विंग के खाने के मैनर को देखकर और उसके बिहेवियर को देख के इतना तो लगता है कि विंग एक एजुकेटेड पर्सन है, विंग कोई अनपढ़ या जाहिल नहीं है। तभी वांगजी विंग से कुछ बात करने की कोशिश करता है, पर विंग वांगजी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और चुपचाप अपना फूड खाता है। उसके बाद वांगजी विंग को आइसक्रीम खिलाता है और फिर उसे थोड़ी देर के लिए घुमाने के लिए ले जाता है। वो लोग कुछ देर घूमते हैं बाहर और फिर रात को घर आ जाते हैं। घर आते ही विंग बिना उन सामानों को देखे चुपचाप अपने कमरे में जाके सो जाता है, जहाँ ऐसे ही वांगजी और विंग
लड़ते झगड़ते अपना 3 मंथ बिता देते हैं। इन 3 महीनों में वांगजी वींग को हर तरफ से कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है। वो वींग से बहुत सारी बातें करने की कोशिश करता है, पर वींग बिल्कुल खामोश होकर वांगजी को इग्नोर करता रहता है। ऐसे ही करते करते 3 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वींग भी धीरे धीरे करके अब वांगजी के सामने खुद को खोलने का डिसाइड करता है। वो भी सोचता है कि वो वांगजी के साथ अब इंटरेक्ट करेगा। अब वांगजी अगर वींग से कुछ भी पूछता तो वींग भी उसकी बातों का जवाब देता था। हालांकि वींग अभी पूरी तरह से तो कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी वो वांगजी से थोड़ा बहुत बातें करने लगा था। ऐसे करते करते एक दिन वींग डिसाइड करता है कि वो आज वांगजी के लिए खाना बनाएगा और वो किचन में चला जाता है। इन 3 महीनों में वींग ने एक दिन भी घर का एक भी काम नहीं किया था, बट आज वो किचन में जाता है और वांगजी के लिए खाना बनाता है। खाना कंप्लीट करके वो वांगजी का वेट करने लगता है। तभी वांगजी आता है। वह फ्रेश होता है और जब खाना बनाने किचन में आता है तो वींग को देखता है डाइनिंग हॉल पे बैठे हुए, जहाँ वींग उससे कहता है कि आज उसने डिनर बनाया है। पहले तो वांगजी को बिलीव ही नहीं होता कि वींग ने आज खुद से उसके लिए खाना बनाया है। फिर वांगजी आके बैठ जाता है। वांगजी जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है, वींग क्यूरोसिटी में पूछता है, कैसा बना है? इस पर वांगजी कहता है, वाओ, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। इस पर वींग एक स्माइल देता है और वांगजी उस डिनर को ख़त्म करता है। देन वो दोनों साथ में बर्तन को वॉश करते हैं। तभी वांगजी और वींग हॉल में बैठे हुए थे, जिस पे वांगजी कहता है, वींग, इतने समय हो गए तुम्हें यहाँ आए। मैं जानता हूँ कि ज़रूर कोई वजह रही होगी जो तुमने खुद को इस तरह प्रिटेंड किया। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, पर क्या तुम धीरे धीरे ही करके खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश करो मेरे साथ। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने अब तक तुम्हें जितना ऑब्जर्व किया है, मैंने उससे इतना तो जान गया है कि तुम पढ़े लिखे लगते हो। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने कितना पढ़ाई की है? इस पर वींग कहता है, एक्चुअली मैंने सिर्फ सीनियर स्कूल पास किया है, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। इस पर वांगजी पूछता है, क्या वींग कॉलेज जाना चाहता है? इस पर वींग वांगजी की तरफ देखता है एक होपफुल नज़रों से। तभी वांगजी पूछता है, बोलो, क्या तुम कॉलेज जाना चाहते हो? इस पर वींग कहता है, हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। क्या तुम मेरा एडमिशन करवाओगे? इस पर वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मेरे बड़े भैया लैन सिचैन का खुद का एक कॉलेज है, गुसू यूनिवर्सिटी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एडमिशन उसमें करवा सकता हूँ। ये सुनते ही वींग बहुत खुश हो जाता है और खुशी से वांगजी को गले लगा लेता है। वांगजी थोड़ी देर के लिए तो सुन रह जाता है, पर फिर वो वींग को हक बैक करता है। थोड़ी देर बाद वींग उससे अलग होता है और कहता है, गुसू यूनिवर्सिटी, वो तो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है ना? इस पर वांगजी कहता है, हाँ, हम कल ही चल के तुम्हारा वहाँ एडमिशन कराएंगे। इस पर वींग बहुत ही हैप्पी हो जाता है। अगली सुबह वांगजी और वींग यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। वहाँ वांगजी वींग का एडमिशन कराता है और वींग को अपने ब्रदर से भी मिलवाता है।
और वहाँ का इन्वायरमेंट और उस कॉलेज उसे अच्छे से दिखा देता है। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। विंग घर आने के बाद काफ़ी खुश था। वो वांगची से कहता है, मेरा कॉलेज एक वीक बाद स्टार्ट होने वाला है। इस पे वांगची कहता है, हाँ, और कल हम साथ चलेंगे शाम को तुम्हारे लिए शॉपिंग करने। इस पर विंग ओके कहता है। देन अगले दिन वो दोनों फिर से घूमने निकलते हैं और वो लोग विंग के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। विंग भी अब वांगची के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गया था। वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीदवा रहा था, पर वांगची उसके बिल्कुल नहीं सुनता। वो उसके लिए हर चीज़ बहुत ही अच्छा और बेस्ट ले रहा था। विंग अंदर से काफ़ी खुश था। वो चुपचाप करके वांगची को देख रहा था। इन कुछ महीनों में विंग को कहीं ना कहीं वांगची के लिए अट्रैक्शन फील होने लगा था। वो अब वांगची को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। वांगजी विंग के लाइफ का वो पहला शख्स था जिसने विंग की केयर की थी। अब वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद विंग वांगजी के लिए डिनर बनाता है। अब विंग अक्सर वांगजी के लिए डिनर बनाया करता था। उसे ये करना अच्छा लगता था और वांगजी को भी उसके हाथ का फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। विंग ने बिजनेस की फील्ड में अपना एडमिशन करवाया था क्योंकि उसने वांगजी को कहा था कि वो बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है। इस पर वांगजी बोलता है कि ठीक है, अगर विंग अच्छे से पढ़ाई करेगा तो वो वांगजी के साथ उसके ऑफिस में चल के उसकी हेल्प करा सकता है। इस पर विंग ओके कहता है। अब विंग के कॉलेज के दिन का बात देखते हैं। आज विंग के कॉलेज में उसका पहला दिन था। विंग काफ़ी नर्वस था। इतने टाइम बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करना और कॉलेज में आना। विंग थोड़ा बहुत तो नर्वस था, पर वांगजी उसे समझाता है कि विंग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग खूब सारे फ्रेंड्स बनाएगा और अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेगा और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना। विंग कॉलेज में जाता है। विंग का दिन काफ़ी अच्छा जाता है कॉलेज में और विंग काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बना लेता है। नी हुसैन, साओ सिंह चैन और वेन्निंग, ये चारों दोस्त बन जाते हैं। ये लोग कॉलेज में खूब सारी मस्ती करते हैं। विंग भी इन लोगों के साथ काफ़ी खुश था। उसके बाद शाम को उसे लेने के लिए वांगजी अपने ड्राइवर को भेजता है और विंग घर आ जाता है। वो एक्साइटेडली वांगजी के आने का वेट कर रहा होता है। विंग वांगजी के आने पे उसे सब कुछ बताता है। उसका पहला दिन कैसा गया, उसने क्या क्या किया, और वो सब कुछ बताता है। और वांगजी भी उसे चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता है। वांगजी भी बहुत ही हैप्पी था विंग के लिए। उसे विंग को इस तरह खुश देखना काफ़ी अच्छा लगता था। तभी वांगजी कहता है, क्यों ना आज हम बाहर डिनर करें। इस पर विंग कहता है, चलो चलते हैं। फिर वांगजी और विंग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। उसके बाद विंग कहता है, चलो क्यों ना हम थोड़ा बीच पे घूमने चले। इस पर वांगजी ओके कहता है और वो दोनों शाम के समय बीच पे घूम रहे होते हैं। अंधेरा हो चुका था और वो दोनों एक बेंच पे आके बैठ जाते हैं। विंग बहुत ही खामोशी के साथ उस समंदर को देख रहा था। तभी वांगजी पूछता है, क्या बात है विंग। इस पर विंग कहता है, मेरे बर्थ लेते ही मेरी मदर का डेथ हो गया था और इसीलिए सब मुझे बचपन से ही मनहूस कहते थे। मेरे फादर भी ये पता चलने पे कि मैं एक ओमेगा हूँ,
मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे और मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली। मेरे फादर ने मैडम यू से दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें 2 अल्फ़ा ये जियांग चैंग और जियांग यानली हुई। मेरे सिबलिंग्स भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। सब मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे और मुझे बुली करते थे। मेरे बचपन में कोई फ्रेंड भी नहीं था। सब मुझे मनहूस कहते थे, मुझे कर्स्ड कहते थे। मैं बहुत रोया करता था। मैं अक्सर अकेला ही रहता था। मैं आगे पढ़ना चाहता था, पर मेरी स्कूलिंग ख़त्म होते ही मैडम यू ने ज़बरदस्ती मेरी शादी एक बहुत ही एजेड इंसान से करा दी। वो इंसान मुझसे काफ़ी एज में बड़ा था। शादी की पहली रात उसने मुझे फोर्स किया। उसने मुझे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश की और मैंने गुस्से में उस पे हाथ उठा दिया। उसके बाद उसने और उसके इन लॉज ने मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा। मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैंने अगली सुबह आँख खोली तो मेरे पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। मेरे लॉज ने जो मुझे मारा था उसके जगह जगह चोट मेरे पूरे शरीर पे लगे हुए थे। मैं जैसे तैसे करके उठा। मैंने खुद को थोड़ा बहुत वॉश किया और उस पर मेडिसिन अप्लाई किया। देन उस दिन से मेरे इन लॉज मुझे काफ़ी टॉर्चर करते और मेरा वो हस्बैंड पूरी कोशिश करता मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की। मैं जैसे तैसे उन सब का टॉलरेट कर रहा था। एक रात मेरा हस्बैंड बहुत ही ड्रंक होकर आया और वो उस दिन मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए बहुत ज़्यादा ही मुझे फोर्स करने लगा। उससे खुद से दूर करने के लिए मैंने पास रखी एक फ्लावर बेस को उठाकर उसके ऊपर मार दिया। उसके बाद उसके सर से खून आने लगा और वो वहीं गिर के बेहोश हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, इसलिए मैं भागते हुए अपने इन लॉज के पास गया। उन लोगों को जब ये पता चला तो उन्होंने उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए और मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा और बहुत टॉर्चर किया। मुझे हद से ज़्यादा टॉर्चर किया गया। मुझे सोसाइटी के सामने जलील किया गया कि ये कर्स्ड इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा मनहूस है, इसने इसके बेटों को मारने की कोशिश की। मैंने सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सब ने मुझे पागल और साइको कहा और मुझे मेंटल असाइलम में छोड़ा है। मैं भी अपनी लाइफ से काफ़ी थक गया था। मैंने बचपन से कभी जाना ही नहीं कि हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी क्या होती है, दोस्ती करना कैसा होता है। मैं हर एक चीज़ के लिए सिर्फ तरसता था। मैंने पूरी तरह से अब अपनी उम्मीद खो दी थी। मेरे पास अब लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए मैंने पागल होने का ही प्रिटेंड किया और तब से मैं उसी मेंटल असाइलम में पागल बनने का दिखावा करता रहा। वीन ये सब कुछ कह के अपना सर वांग जी के कंधे पे रख के खामोशी से रोने लगता है। वांग जी भी उसे चुप नहीं कराता, उसे कुछ देर तक रोने के लिए छोड़ देता है। फिर धीरे से वीन के आंसू पोंछता है और उसे चुप कराता है। वांग जी उसे कंफर्ट करता है। वीन, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं नहीं बदल सकता हूँ, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगा।
मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ऐसा कह के वांग जी विंग को गले लगा लेता है। विंग भी वांग जी को बहुत ही कस के गले लगाता है। धीरे से थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से उठते हैं और वापस घर पे आते हैं। विंग ज़्यादा बातें नहीं करता और चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन वांग जी विंग के कमरे में जाके उसे बहुत ही प्यार से जगाता है और उसे रेडी होने को कहता है। फिर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके वांग जी विंग को कॉलेज में छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने काम पे चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। अब वांग जी विंग की और भी ज़्यादा केयर करता था। वो पूरी कोशिश करता था कि विंग हमेशा खुश रहे। वो कहीं ना कहीं अब कुछ महीनों में विंग से धीरे धीरे अटैच होने लगा था और उसे रियलाइज़ होता है कि वो विंग के लिए अब कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स रखने लगा है। उसे एहसास होता है कि वो विंग से कहीं ना कहीं अब प्यार करने लगा है। इन कुछ महीनों में उन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी गहरी हो गई थी और उधर विंग को भी एहसास हो गया था कि वो भी अब वांगजी के लिए फील करने लगा है। वो लोग अब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे। वो लोग हंसते मजाक करते, साथ में मूवीज़ देखते, घूमने जाते और वांगजी रात को विंग को पढ़ाया भी करता था बिजनेस के बारे में। और उसने ये भी कहा था कि विंग जब सेकेंड ईयर में जाएगा तो वो वांगजी के साथ उसके ऑफिस में इंटर्नशिप करेगा। इस पे विंग ने भी ओके कह दिया था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते थे, पर अब तक उन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया था। एक रोज जब विंग कॉलेज से घर आता है तब वो देखता है कि घर पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। वो लड़की भी ओमेगा थी और वो देखने से ही कोई मॉडल लग रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो विंग को अब उस घर में देख के थोड़ा शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर विंग कहता है मेरा नाम विभूषियान है और मैं यहीं रहता हूँ। इस पे वो लड़की और भी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है तुम यहाँ रहते हो, पर कैसे, ये तो वांगजी का घर है। इस पे विंग कहता है कि हाँ, ये वांगजी का ही घर है और मैं उसके साथ रहता हूँ। ये सुनकर उस लड़की के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े तो डार्क होते हैं, बट वो कुछ भी नहीं कहती। तभी कुछ देर बाद वहाँ वांगजी भी आता है। वांगजी को देखते ही वो लड़की दौड़ के जाती है और वांगजी को गले लगा लेती है। वांगजी भी उसे हक बैक करता है। विंग को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी वांगजी कहता है म्यान म्यान, तुम यहाँ कैसे आई? तुम तो पेरिस में थी ना? इस पर म्यान म्यान कहती है हाँ, मेरी वहाँ की सूट ख़त्म हो गई और अब मैं चाइना में ही रहूँगी। अभी कुछ मंथ तक मैं चाइना में ही रहने वाली हूँ। इस पर वांगजी कहता है ओह। तभी म्यान म्यान कहती है ये कौन है? वो विंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है। इस पर वांगजी कहता है ओह, ये मेरा फ्रेंड है, इससे मिलो, ये है विभूषियान। और विभूषियान ये मेरे बचपन की दोस्त है, इसका नाम म्यान म्यान है। विंग उसे हेलो कहता है और वो लड़की विंग को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही थी। उसके बाद वो लोग डिनर करने बैठते हैं, जहाँ डिनर पे वो लड़की वांगजी से काफ़ी सारी बातें कर रही थी। वो वांगजी को बातें करते करते उससे टच भी कर रही थी और उसके प्लेट में फूड निकाल के रख रही थी। वांगजी भी उसके टच को माइंड नहीं करता और वो भी उससे बातें करने लगता है। विंग वहाँ पे लेफ्ट आउट फील कर रहा था, पर वो
कुछ भी नहीं कहता। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं जहाँ म्यान म्यान भी उन लोगों के साथ ही रह रही थी और वो और वांग जी अक्सर बातें करते और वीन उसमें खुद को अकेला महसूस करता। पर वांग जी वीन की केयर करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो अभी भी वीन की बहुत केयर करता था और म्यान म्यान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो वीन से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती थी। उसे बचपन से ही वांग जी पसंद था और वो वांग जी के साथ आगे फ्यूचर में शादी करने का भी सपना देख चुकी थी। मगर वीन को देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, पर वो वांग जी के सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करती थी, इसलिए कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन म्यान म्यान वांग जी के ऑफिस गई हुई थी, जहाँ वांग जी अपने काम में बिजी था। तभी जब म्यान म्यान वापस आ रही थी तो वांग जी उसे कहता है कि म्यान म्यान वीन को कह देना कि आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, आज मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, तो वो मेरा वेट ना करे डिनर पे और तुम भी अपना डिनर कर लेना। म्यान म्यान ये सुनने के बाद कुछ सोचती है और फिर ओके कह के चली जाती है। म्यान म्यान उस दिन रात को वहाँ घर नहीं जाती और वो भी गायब रहती है। इधर वीन वीन को बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर इतनी देर हो गई और वांग जी अभी तक आया क्यों नहीं। और वांग जी का फ़ोन भी उस दिन स्विच ऑफ जा रहा था और तो और म्यान म्यान भी घर नहीं आई थी। वीन को बेचैनी हो रही थी। वीन ऐसे ही वेट करते करते उस रात सो जाता है। तभी अगली सुबह वांग जी आता है और ठीक उसके थोड़ी देर बाद म्यान म्यान भी घर आती है। वो और वांग जी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही घर आए थे। घर में एंट्री करते ही वीन उन दोनों को देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने कमरे में जाता है तैयार होकर और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर वांग जी को भी टाइम नहीं मिलता कि वो वीन से बात करे। वीन जब कॉलेज से वापस आता है तो वहाँ सोफे पर म्यान म्यान बैठी हुई थी और वो फोन पे किसी से बात करते हुए कह रही थी, हाँ तुम्हें पता है, वो कहती है तुम्हें पता है मुझे तो कल यकीन ही नहीं हुआ जब वांग जी ने मुझे प्रपोज किया, वो भी शादी के लिए। और मैं क्या करती, मैं भी वांग जी से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने भी हाँ कह दिया और फिर हमने हमारी ना अपनी हैप्पीनेस को पूरी नाइट सेलिब्रेट किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितनी खुश हूँ। अब जल्द ही मैं और वांग जी एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये बात सुनते ही वीन वहीं पे बुत बना खड़ा रह जाता है। तभी म्यान म्यान वीन की तरफ देखती है और कॉल को कट करते हुए कहती है, विभूषियान तुम यहाँ, अरे तुम्हें क्या हुआ। वीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पूछता है कि म्यान म्यान अभी क्या कह रही थी। इस पर म्यान म्यान कहती है, क्यों, मैं और वांग जी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। क्यों तुम्हें ये बात नहीं पता थी, वांग जी ने तुम पे तरस खा के थोड़ी तुम पे चैरिटी क्या कर दी। तुम्हें क्या लगा था कि वांग जी तुमसे प्यार करता है और तुम उसके सपने देखने लगे थे। वाकई में क्या तुम अपनी औकात भूल गए थे। एक बार उसे देखो कि वो कहाँ है और खुद को देखो, क्या तुम उसके लायक भी हो। I mean, हमारी जोड़ी कितनी परफेक्ट है और हम एक दूसरे को बहुत पहले से डेट कर रहे थे और कल कल हम अपनी हैप्पीनेस को पूरी रात सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ वांग जी ने मुझे मैरिज के लिए भी प्रपोज किया और अब बहुत ही जल्द हम शादी भी करेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस इंसान ने तुम पे तरस खा के तुम पे इतना सारा एहसान किया, तुम उसी के प्यार में पड़े हुए हो
और उसके साथ खुद के सपने देख रहे हो। वीन को ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। म्यान म्यान उसे बहुत सारी बातें कहती हैं। वीन बहुत ही उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में जाता है और चुपचाप अपना बैग पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। रात को जब वांगजी घर आता है रात को जब वांगजी घर आता है तो उसे वीन कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो मैन मैन से पूछता है क्या उसने वीन को कहीं देखा है। इस पर वो कहती है नहीं, मैं जब से आई हूँ तब से वीन अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। तभी वांगजी वीन के कमरे में जाता है और वो उसके कमरे में भी उसे ढूंढता है तो वीन उसे कहीं भी नहीं दिखता। वांगजी टेंस्ड हो जाता है। वो वीन को कॉल करने की कोशिश करता है तो देखता है कि वीन का फ़ोन तो वहीं कमरे में ही है। तभी वांगजी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर वीन ऐसे चला कहाँ गया। वांगजी कुछ देर वेट करता है। उसके बाद भी जब वीन का कोई अता पता नहीं आता तो वो उसके सभी दोस्तों को कॉल करता है, जहाँ सभी दोस्त भी यही बताते हैं कि नहीं, वीन तो उनके पास नहीं आया है। अब वांगजी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। म्यान म्यान वांगजी को देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर वांगजी उस लड़के के पीछे क्यों पड़ा है, उसमें ऐसा क्या है। तभी म्यान म्यान कहती है वांगजी, तुम्हें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई बच्चा नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से कहीं गया है तो खुद ही आ जाएगा। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर वांगजी म्यान म्यान की कोई बात नहीं सुनता है और वो वीन को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। म्यान म्यान उसे रोकती रह जाती है पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वांगजी पूरी रात वीन को ढूंढता रहता है। वो हर जगह उसे ढूंढता है, उसे पागलों की तरह ढूंढता है, पर वीन उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसे वीन की बहुत ही ज़्यादा परवाह हो रही थी। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वांगजी थक हार कर जब देखता है कि अब सुबह होने वाली है तो वो समुंदर के किनारे चला जाता है। तभी उसकी नज़र वहाँ बेंच पे सोए हुए एक लड़के पे जाती है। वांगजी उसे देखते ही दौड़ के उसके पास जाता है और तुरंत उसे नींद में ही हक कर लेता है। इस पे वो लड़का अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को अपने सामने देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वांगजी उसे बहुत ही डांटता है, ये तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम ऐसे कैसे यहाँ पे रात गुजार सकते हो। वीन कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है कि वो वांगजी के साथ वापस उस घर में नहीं जाएगा। वीन अब अपना जीवन खुद से ही संभाल लेगा। उसे अब वांगजी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे वांगजी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वीन को तुरंत ही किस कर लेता है। वीन तो शॉक्ड रह जाता है पर वांगजी को खुद से दूर करते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। इस पे वांगजी कहता है तुम्हें पता भी है कि मेरी जान निकल गई थी, मुझे कितना डर लग रहा था कि पता नहीं तुम कहाँ हो। इस पर वीन कहता है तुम्हें मुझ पे अब और तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे वांगजी कहता है मैं तुम पे कोई तरस नहीं खा रहा। वीन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर वीन कहता है वांगजी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो। तभी वांगजी कहता है वीन, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर वीन कहता है वाकई, पर तुम तो मैन मैन से शादी करने जा रहे हो ना। इस पर वांगजी शॉक्ड रह जाता है और वो कहता है मैन मैन, पर मैं क्यों उससे शादी करूँगा। हाँ माना कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम बचपन के दोस्त हैं, पर मैं सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह देखता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वीन, मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। इस पर वीन कहता है पर
म्यानम्यान ने तो कहा कि तुम दोनों शादी करने वाले हो और उस रात तुमने उसे प्रपोज भी किया। इस पर वांगजी कहता है, तुम किस रात की बात कर रहे हो? तभी वींग वांगजी को सारी बातें कहता है और रोने लगता है। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वींग को शांत कराता है और उसे कहता है कि वो सिर्फ वींग से प्यार करता है और वींग से बहुत प्यार करता है। वींग को सिर्फ उस पर यकीन करना चाहिए और उसे अब से किसी की भी बातों पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांगजी वींग को वहीं पे किस करता है और फिर वो दोनों घर आते हैं। म्यान जैसे ही वांगजी को वींग के साथ देखती है उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो इससे पहले कि कुछ कहती, वांगजी गुस्से से म्यान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वींग से इस तरह की बातें करने की और उसे जलील करने की। इस पर म्यान कहती है, वांगजी तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक ऐसे लड़के की साइड ले रहे हो और तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। इस पर वांगजी कहता है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें अपने एक दोस्त की तरह देखता था, पर तुमने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छी हरकत नहीं थी। वांगजी बहुत ही गुस्से में था। म्यान उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वांगजी म्यान को एक थप्पड़ खींच के देता है और उसे उसी वक्त घर से निकल जाने को कहता है। म्यान रोती हुई अपना सामान पैक करती है और वहां से चली जाती है। वांगजी वींग वांगजी वींग को अपने पास खींचता है और उसकी कमर में हाथ रखते हुए उसे पैशनेटली किस करते हुए कहता है कि वो वींग से बहुत प्यार करता है और वो वींग का साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। वींग भी अपना प्यार कन्फेस करता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप किस करते हैं और यहीं पे इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आई नो ये एफएफ आप लोगों को शायद उतना पसंद नहीं आएगा, बट मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने जस्ट ये वीडियो इसलिए डाला है ताकि मुझे पता चले कि मेरी कितनी ऑडियंस है जो भी मुझे अभी सुन रही है। और मैंने काफ़ी सारे अच्छे एफएफ भी रीड किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे सब्सक्राइबर या फिर ऑडियंस मुझे सुन रही है, इस वीडियो को देख रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करना कि क्या मैं आपके साथ कुछ न्यू एफएफ शेयर करूँ। मैंने काफ़ी सारी एफएफ रीड की है, सो आपको जो भी लगे अपना ओपिनियन शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय।